नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अब लोकसभा चुनाव लगभग शुरू हो गया है। एक आध दिन में वोटिंग शुरू हो जाएगी और पूरे देश में एक खास तरह की गहमा गहमी है। हालांकि ये भी कहना पड़ेगा कि जिस तरह की गहमा गहमी अब तक चुनाव में दिखती रही है, उस तरह की गहमा गहमी दिख नहीं रही है। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से प्रभावी है। राज्य में उसकी सरकार है, केंद्र में लगभग सारी सीटें जीतती है और न केवल केंद्र और राज्य में बल्कि समाज के अंदर भी। और आपको गुजरात जाते ही समझ में आ जाता है कि यह अलग तरह का स्टेट है और ये बीजेपी का स्टेट है। लेकिन इस बार गुजरात से कई सारी ऐसी खबरें आई लोकसभा चुनाव में जो सामान्य नहीं है। सबसे पहले यह हुआ कि दो लोगों ने कम से कम भारतीय जनता पार्टी का टिकट वापस कर दिया। वहां पे पुरुषोत्तम रूपाला जी एक है, पुरुषोत्तम रूपाला जी वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कोई बयान दिया जिसको लेकर क्षत्रियों में, दरबार वहां ठाकुर होते हैं, उनमें एक असंतोष है और लगातार आंदोलन चल रहा है। अब ये बात आ रही है कि शायद वो अपना नामांकन वापस भी ले लें और वो फैल के राजस्थान में चला गया है, उत्तर प्रदेश में चला गया है। क्षत्रियों का एक तरह का गुस्सा जो है हर जगह दिखाई दे रहा है। तो इस बार क्यों ये सारा कुछ गुजरात में हो रहा है? आखिर गुजरात जैसी जगह जहां से मोदी हैं, जहां से अमित शाह है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के मतलब ये कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार जो है, नरेंद्र मोदी हैं, उनकी रथ यात्रा, वास्तविक रथ यात्रा प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर शुरू हुई थी जिस गुजरात से, उस गुजरात में ये सारा कुछ क्यों देखने को मिल रहा है? इसका कितना असर होगा और चुनाव के रिजल्ट इससे कितने प्रभावित हो सकते हैं, ये सारा कुछ समझने के लिए हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर हेमंत शाह को। हेमंत शाह सर पहले भी हमारे चैनल पर आते रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। क्या चल रहा है गुजरात में? क्या चल रहा है? मतलब बीजेपी का टिकट वापस होने से लेके दरबार लोगों का, क्षत्रिय लोगों का जो पूरा आंदोलन चल रहा है क्या इसके पीछे? कोई असंतोष है भाजपा में कि बस ऊपर ऊपर की बात है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे, उसमें से दो ऐसे प्रत्याशी निकले कि जिन्होंने ये कह दिया कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए, क्योंकि मोदी के नाम पर, अमित शाह के नाम पर अगर वोट मिलते हैं और जीतने की पूरी संभावना है, तो भी अगर दो कैंडिडेट ये कह दे कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जीत के बारे में डर लगता है, या अपने समाज में इसका विरोध होगा इसके बारे में डर लगता है, और इसीलिए उन्होंने ना बोला था, ऐसा कहा जा सकता है। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा। आप जरा आंकड़ों से देखें तो 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो 62.21%, मतलब 62% के करीब था। लेकिन 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो बीजेपी का वोट परसेंटेज कम होकर 52.5% हो गया, मतलब करीब 10% कम हो गया। अब इसको अगर देखा जाए तो कैसे देखा जाए? इसका मतलब ये हो गया कि अगर बीजेपी के खेमे में जो वोट डाले जा रहे हैं वो ही अगर चालू रहे, जो विधानसभा को जितना मिला उतना भी चालू रहे, तो बीजेपी 26 सीट आराम से जीत सकती है। लेकिन फिर भी अगर दो कैंडिडेट ऐसे निकले कि जिन्होंने अपने प्रत्याशीपन का इनकार कर दिया, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो ये है कि 2022 में कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज रहा विधानसभा के इलेक्शन में, वो करीब 27% रहा, लेकिन आप पार्टी का जो रहा वो करीब 13% रहा। तो दोनों मिला के करीब 40% हो गया। और आज गुजरात में आप पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में समझौता हुआ है, और 2 सीट 26 में से 2 सीट आप पार्टी लड़ रही है और 24 सीट कांग्रेस लड़ रही है। तो कांग्रेस ने इतना बलिदान दे दिया आप पार्टी के लिए, ऐसा कहा जा सकता है।
तो अगर ये 40% में से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो भी मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी बज सकती है। ऐसा आज कहा जाता है, देखिए पहले तो कभी ऐसा कहा ही नहीं जा सकता था। नहीं नहीं, 26 से 26 बीजेपी को मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज अंतिम 15 दिनों से 20 दिनों से ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, 4 सीट शायद कांग्रेस जीत सकती है, शायद 6 सीट कांग्रेस जीत सकती है, शायद आप पार्टी 1 सीट जीत सकती है। ये शायद जीत सकती है, ये जो मामला है वो मुझे लगता है कि गुजरात की का जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत बड़ी बात कही जाएगी। अगर 4 सीट भी अगर निकल गई कांग्रेस और आपकी दोनों मिलके भी, तो गुजरात में बहुत बड़ा हंगामा इस लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है। ऐसा एक माहौल खड़ा हो सकता है कि नहीं नहीं, बीजेपी को विधानसभा में हराया जा सकता है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात गुजरात के लोकसभा के चुनाव के बारे में है। यानी यानी आप कहना चाह रहे हैं कि आप और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसने समीकरण काफी बदले हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि 2022 के चुनाव में विधानसभा में कांग्रेस ने 27% वोट हासिल किए और आप पार्टी ने 13% वोट हासिल किए, दोनों मिला के 40% हो गए। अब वो 10% जो कम हुए 2019 के लोकसभा और 2022 की विधानसभा में बीजेपी के, वो 10% में से अगर 5% भी कम हो जाए तो भी जी। मुझे लगता है कि कांग्रेस और आपको फायदा होने में कोई अवरोध नहीं हो सकता। हालांकि जो गुजरात का माहौल है उसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है, देखिए आप, बहुत पुरानी बात है ये कि जब 1995 में बीजेपी पहली बार विधानसभा में जीती अपने आप, अपने बलबूते पर, और केशुभाई पटेल की सरकार बनी, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा था कि गुजरात एक मॉडल स्टेट है। उस मॉडल स्टेट के बारे में हमेशा बातें होती रही, खास करके नरेंद्र मोदी यहाँ के मुख्यमंत्री बने इसके बाद, और उन्होंने पेश किया पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में कि गुजरात एक मॉडल स्टेट है। और 2001 2002 से लेके आज तक हमेशा बीजेपी जीतती रही। तो आप ये समझ लीजिए कि करीब 30 साल से 32 साल से बीजेपी सत्ता में है गुजरात में, और 2 लोकसभा चुनाव में उन्होंने 26 से 26 सीटें हासिल कर दी है। ऐसे मॉडल स्टेट में अगर आप 4-5 सीट भी निकाल लेते हैं लोकसभा की, और वो कांग्रेस और आपके खेमे में जा सकती है और गठबंधन है इसलिए जा सकती है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी। देखिए आप अंतिम 2 सप्ताह में कांग्रेस के नेता आप पार्टी के उम्मीदवारों के लिए, प्रत्याशियों के लिए उनके मंच पर जाके अपना प्रवचन देते हैं। आप पार्टी के जो नेता हैं वो भी कांग्रेस के प्रत्याशियों के मंच पर जाकर वोट की अपील करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन हो गया है। तो जो आप पार्टी में वोट करने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देंगे और कांग्रेस के वोट करने वाले आपके प्रत्याशियों को वोट देंगे, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए काफी बड़ा खतरा होगा। हालांकि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, उनके मैं उसी सवाल पे आने वाला था, उसी सवाल पे आ जी रहा था कि पुरुषोत्तम रूपाला जी के कहने के बाद जिस तरह का बवाल मचा हुआ है, मतलब आम तौर पे गुजरात में इस तरह का बवाल भाजपा के खिलाफ लंबे समय से मैंने तो नहीं देखा है। मैं जानते हैं आप गुजरात में रहा भी हूं, उसके बाद भी फॉलो कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से वो क्षत्रियों का, ठाकुरों का जिस तरह से बवाल मचा है, वो ऐसा लगता है कि किसी सामाजिक मतलब समीकरण की तरफ भी वो इशारा कर रहा है। वो पूरा मामला क्या है, मैं चाहता हूं थोड़ा डिटेल में समझाएं। देखिए अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था विधानसभा के चुनावों के दौरान कि उनकी तो सिर्फ 4 ही कास्ट है, वो गरीब हैं, वो महिलाएं हैं, वो किसान हैं, वो यूथ है।
उनका कहने का तात्पर्य बहुत अच्छा था कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो निकम्मी है, ऐसा उनका मतलब है कहने का। लेकिन क्या बीजेपी या खुद नरेंद्र मोदी गुजरात में जब भी विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, तब क्या उन्होंने ये जो परंपरागत वर्ण व्यवस्था है, उनकी जो जातियां हैं, उसको नजरअंदाज किया है? कभी नहीं किया। जातीय समीकरण जिसको हम लोग कहते हैं कि हाँ, जातीय वो समीकरण जातीय के हिसाब से समीकरण टिकट को बांटना। उन्होंने हमेशा बढ़ावा दिया है। वो हमेशा ये कहते रहे, कांग्रेस को गालियां देते रहे कि वो जातियों के बारे में हमेशा सोचती है, लेकिन बीजेपी वही करती है, वही सोचती है। इसी हिसाब से उन्होंने प्रत्याशी भी तय करने का सोचा है, हमेशा किया है। मुझे याद है कि 2007 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उससे पहले करीब 1 साल में नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अलग अलग जातियों के सम्मेलनों में जाके अपना वोट बैंक मजबूत करने का प्रयास किया था। ये कोई नई बात नहीं, लेकिन आज का जो मामला है, मुझे लगता है कि ये एक गुजरात में बहुत बड़ा सामाजिक हलचल का मामला है। क्षत्रियों के बारे में पुरुषोत्तम रूपाला ने जो निवेदन दिया, उसके खिलाफ बहुत बड़ी आवाज उठी क्षत्रियों में से। फिर उन्होंने माफी मांगी, एक बार नहीं 2 बार माफी मांगी। फिर भी बीजेपी ने उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया, उन्होंने नामांकन पत्र भी भर दिया। क्षत्रियों ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया नामांकन पत्र भरने से पहले, और ये बहुत बड़ी, सच में बहुत बड़ी घटना है गुजरात की पॉलिटिक्स में कि इतने बड़े पैमाने पर राजकोट में, जहां पुरुषोत्तम रूपाला नामांकन भरने वाले हैं, वहीं पर क्षत्रियों का सम्मेलन होता है। बहुत बड़ा, लाखों की तादाद में होता है। बहुत बड़ी तादाद में राजपूत क्षत्रिय महिलाएं आती है उसमें, और वो घूंघट पहने आती है। देखिए आप, गुजरात का जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ये राजपूत समाज का है। और घूंघट लगाने वाली महिलाएं, अपने सर पर पल्लू लगाने वाली महिलाएं आजकल राजपूत समाज में, क्षत्रिय समाज में नेता बनकर उभर कर आई है। और वो कह रही है कि नहीं, पुरुषोत्तम रूपाला बीजेपी के कैंडिडेट नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है 2022 में या 2019 में। वो ऐसा कह रहे हैं कि हम बीजेपी के लिए ही वोट करेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि हम रूपाला के लिए वोट नहीं करेंगे, या रूपाला को आप उम्मीदवार मत बनाओ, प्रत्याशी मत बनाओ। ये जो उनका एक ही मुद्दा है, इसी मुद्दे पर वो अड़े हुए हैं। और इतना नॉन वायोलेंट एजिटेशन हुआ, इतने बड़े पैमाने पर एक डिसिप्लिन्ड एजिटेशन हुआ, बहुत बड़ा, राजकोट में। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है गुजरात के पॉलिटिक्स के बारे में। राजपूतों की जो आबादी है गुजरात में, वो करीब 5% है, जबकि पटेलों की जो आबादी है वो 12% है, जिस खेमे में से पुरुषोत्तम रूपाला आते हैं। अगर वो नामांकन पत्र कल वापस ले ले बीजेपी नेतृत्व के कहने से, तो क्षत्रिय समाज में जो रोष है, आक्रोश है, वो खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो वापस नहीं लेते हैं, तो फिर राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज क्या करता है। लेकिन अगर आप क्षत्रिय समाज, जिसको राजपूत समाज, अभी क्षत्रिय समाज एक पैन गुजरात आइडेंटिटी खड़ा करने का प्रयास कर रही है, तो उसको अगर ले ले, जिसमें काफी जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी में है, और जिस ओबीसी से बिलोंग करते हैं नरेंद्र मोदी, तो वो ओबीसी में भी 4 से 5% क्षत्रिय है। तो राजपूत समाज और 5% वो, कुल मिला के अगर क्षत्रिय हो जाए तो करीब 10% हो जाते हैं। अगर वो 10%, वहां पे डॉक्टर साहब, हाँ वो दरबार भी, हाँ हाँ बस वही बोल रहा हूं। तो वो दरबार कम्युनिटी है, वो कोड़ी कम्युनिटी है, जो राजपूत में भी आती है, पटेलों में भी आती है। ये दोनों अगर एक साथ हो जाए
तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, पूरे गुजरात में हो सकता है। और जैसा कि आपने पहले ही बताया कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर क्षत्रिय इसी मामले पर बीजेपी के खिलाफ हो गए तो वहां भी उसका असर हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं, मैं पता नहीं। देखिए आप, जब से राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ और तब से लेके आज तक आरएसएस का और बीजेपी का एक बहुत बड़ा आंदोलन का जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि सारी जातियों को हिंदू आइडेंटिटी देना। वो हिंदू आइडेंटिटी में अब बहुत बड़ी दरार खड़ी हो गई। ये पहली बार हुआ है गुजरात में। देखिए आप, जो जंग थे हार्दिक पटेल बराबर या अल्पेश ठाकोर जो अभी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और तीसरा था जिग्नेश मेवानी जो दलित नेता है, वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इन तीनों ने जो आंदोलन किया था उसमें वो बात नहीं थी कि जिसकी वजह से हिंदू आइडेंटिटी में दरार हो। लेकिन ये हिंदू आइडेंटिटी में दरार हो चुकी है और वो काफी बहुत बड़ी दरार हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये गुजरात की पॉलिटिक्स में आज मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक मानदंड खड़ा हो जाएगा कि आप हिंदू हैं या क्षत्रिय हैं या राजपूत हैं। और हिंदू राजपूत है, हिंदू क्षत्रिय है, लेकिन हम बीजेपी वाले नहीं है। ये जो मायना खड़ा होगा वो मुझे लगता है कि जो आरएसएस का प्रोजेक्ट है हिंदू राष्ट्र वाला, या बीजेपी का जो भगवाकरण का प्रोजेक्ट है, उसमें एक बहुत बड़ी चुनौती आ सकती है गुजरात के पॉलिटिक्स के बारे में, ऐसा अवश्य कहा जा सकता है। एक आखिरी सवाल ले लूं डॉक्टर साहब कि मान लीजिए पुरुषोत्तम रूपाला वापस ले लेते हैं अपना नामांकन, आपने कहा उसकी उम्मीद है, तो क्या यही गुस्सा पटेल समाज की तरफ चला जाएगा, पटेल समाज में नाराजगी आएगी? क्योंकि ये तो दो समाजों के बीच का टकराव एक तरह से हो गया। देखिए, रूपाला के सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं परेश धानाणी, जो पहले विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, वो परेश धानाणी ने कल बोला कि ये बीजेपी की चाल है क्षत्रियों और पटेलों के बीच में दरार खड़ी करने का। मुझे लगता है कि ये बात सही है, लेकिन पटेल और क्षत्रियों के बीच, दरबारों के बीच बहुत बड़ा जो एक तनाव था 1995 से पहले, वो तनाव अभी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो काफी समझ चुके हैं कि ये तनाव खड़ा करने का काम बीजेपी कर रही है। तो नहीं तो इतने बड़े पैमाने पर महिलाएं, राजपूत महिलाएं जिनका नाम कभी नहीं सुना था गुजरात में, और जो महिलाएं मोटे तौर पे अपने घर में से बाहर नहीं निकलती थी, वो पल्लू उठा के बाहर निकली, टीवी पर इंटरव्यू दे रही है और वो कह रही है अपने मर्दों की भाषा में कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये जो मुझे लगता है कि संघर्ष होगा, लेकिन वो संघर्ष पूरे पैमाने पर अहिंसक रहेगा और वो वोट शेयर में बदल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर पुरुषोत्तम रूपाला जी ने नामांकन पत्र नहीं वापस लिया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और यहाँ के बीजेपी के प्रेसिडेंट सीआर पाटिल वो राजपूत और क्षत्रिय नेताओं को समझाने लगेंगे, तो भी वो कितने समझेंगे और बीजेपी के खेमे में वापस आ जाएंगे, मुझे लगता है कि इसमें मुझे काफी संशय है। और अगर वो नहीं हुआ तो बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 26 सीट जीत जाए, क्योंकि वो 5% है, जबकि पाटीदार है, वो पटेल है, वो 12% है। और इसको क्षत्रिय वर्सेस पटेल बनाना, ये बीजेपी की चाल है। ये बीजेपी का एक क्या है, कंस्पिरेसी है,
साजिश है उसकी, ऐसा लगता है। लेकिन ताकि पटेलों का वोट एक मुश्त उनको मिल जाए। देखिए, सारे पटेल बीजेपी को वोट देते हैं ऐसा नहीं है, काफी पटेल कांग्रेस को भी वोट देने वाले हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी में है। तो ये जो माइनॉरिटी वोट है वो भी अगर खींचा जाए पटेल वर्सेस क्षत्रिय करके बीजेपी में, तो भी अगर सारे क्षत्रिय बीजेपी में वोट ना करें तो बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होने की संभावना है। और खास करके जिसे गुजरात में ठाकुर बोलते हैं वो, और जो कोड़ी राजपूत है या काठी राजपूत है, ये सारे अगर एक साथ मिलकर अपना काम करें तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि इसका क्या असर पड़ता है। पुरुषोत्तम रूपाला नामांकन वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं? अगर लेते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा, नहीं लेते हैं तो यह आंदोलन किस तरफ जाएगा, देखते हैं। गुजरात में किसी तरह का कोई बदलाव संभव है क्या? कांग्रेस और आप का जिस तरह का गठबंधन हुआ है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उसके असरात दिखाई दे रहे हैं और जाहिर तौर पे 27 और 13 को जोड़ने पे 40% वोट होता है। अगर 40% वोट बनते हैं तो कुछ सीटों पर संभावना बिल्कुल बनती है। और जब 400 पार का नारा है तो 2 सीट 4 सीट भी कम होती है, वो भी गुजरात से कम होती है। तो ये बड़ा डेंट होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए बड़ा गेन हो या ना हो। जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी हम डॉक्टर साहब को फिर से परेशान करेंगे, फिर से स्टूडियो में बुलाएंगे, फिर से बात करेंगे उनसे। इलेक्शंस के पहले इस तरह के मुद्दों पर लगातार बात होती रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।